नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डीआरडीओ सेप्टेम 11 के फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, साथ ही साथ उसको सबमिट कर दिए हैं और उसमें किसी तरह के अगर आपको लग रहा है कि हमसे गड़बड़ हो गया है या करेक्शन की ज़रूरत है, तो उसको आप कब से कब उसको एडिट कर सकते हैं और उसके लिए कितना फॉर्म फिल एक तरह से कितना फ़ी लगने वाला है। अगर आपको एक तरह से लैब प्रेफरेंस देने में चूक हो गई है, मिस्टेक हो गया है, तो उसको भी आप उसको एक तरह से मॉडिफाई करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो सेप्टेम्बर 10 को जो एग्ज़ाम दिए थे, तो उसके एग्ज़ाम कब हुआ था और जो सीबीटी 1 कब हुआ था, सीबीटी 2 कब हुआ था, उसका डीवी कब हुआ था और ज्वाइनिंग जो प्रीवियस एक तरह से जो हमारा रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे कि सेप्टेम्बर 11 की कब आपको एग्ज़ाम होने वाली है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डीवी कब होगी और ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और एसटीबी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप ज्वाइनिंग एक तरह से करते हैं, जितना जल्दी ज्वाइनिंग अगर लेटर आपको देता है, ये ज्वाइनिंग लेटर है, उसके बाद आप जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं उसके सीनियरिटी पर आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है प्रमोशन के लिए, क्वार्टर के लिए, तो ये हमारा डाटा रहेगा। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि अगर आपको फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं और आपको करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर एक तरह से रहेगा। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर 3.1.3 में लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ द कैंडिडेट wishes to further change या correct application details, he or she may be do only once by the login in। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको किसी तरह के करेक्शन की ज़रूरत है तो आप फॉर्म को एक टाइम ही करेक्शन कर पाएंगे, एक ही टाइम आपको मौका मिलेगा। उसके बाद ये लिखा है विंडो फॉर द करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर ये जो इसका जो लास्ट डेट है 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी 2026 है, तो ये हमारा क्या है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है और यही हमारा क्रूशियल डेट है। तो इसके बाद ये सबमिशन डेट इतना तक है, इसके बाद आपको ओपन के लिए एक तरह से आपको लिंक मिलेगा या जो भी है प्रोसेस हो पाएगा करेक्शन के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि करेक्शन विंडो विल बी ओपन कब होगा, तो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रूशियल डेट है, फाइनल सबमिशन डेट है। तो इसके 2 से 3 दिन बाद 4 तारीख से आपको करेक्शन के लिए ओपन एक्सेस मिल जाएगा। तो 4 से 6 तारीख तक आपको एक्सेस दिया जाएगा कि आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, तो अगेन लॉगिन करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखता है कि नो करेक्शन फी इज रिक्वायर्ड बाय द टू बी पेड बाय कैंडिडेट। आपको करेक्शन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा, फ्री में आप एक टाइम लॉगिन करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। सेकंड टाइम आपको मौका नहीं मिलेगा, जबकि रेलवे में है कि क्या है कि 1 टाइम या 2 टाइम करेक्शन होता है, वहाँ 1 टाइम के लिए पैसा लगता है। यहाँ डीआरडीओ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका अलग अलग रूल है। एप्लीकेशन फ़ी इस बार चूँकि ज़्यादा भी रख दिया है, तो आपको करेक्शन के लिए कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री में करके लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखेंगे। ये तो करेक्शन के बारे में हो गया। अब यहाँ दिखाना चाहेंगे जो सेप्टेम्बर 10 आया था उस समय जब हमने फिल किया था, तो उसकी जो क्रूशियल डेट क्या थी, द डेट ऑफ क्रूशियल डेट एलिजिबिलिटी थी जो 23 सितंबर थी। जो ओपन हो रहा था एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर से ओपन हुआ था और 27 सितंबर को क्लोज हो गया था और क्रूशियल डेट 27 थी। तो इसके आधार पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमने ये हमारा तो सेप्टेम्बर 10 का एडवर्टाइजमेंट था, और हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमने जो फॉर्म फिल किया था उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या क्या लैब प्रेफरेंस दिया था, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये हमारा सेप्टेम्बर 10 का फॉर्म फिल किया हुआ था और ये हमने जो लैब प्रेफरेंस दिया था दोस्तों, ये हमारा जो देख रहे हैं ये लैब प्रेफरेंस है। उस समय 19 लैब प्रेफरेंस दे रहा था, इस बार 15-16 आ रहा है टोटल। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो हम प्रेफरेंस दिए थे आगरा दिए थे, सेकंड में मेरा चंडीगढ़ था, थर्ड में देहरादून था, फोर्थ में जोधपुर था, उसके बाद बेंगलुरु, 5वां नंबर हमारा क्या था, बेंगलुरु था। तो हमने क्या था नॉर्थ में जो 4 दिए थे वो मुझे मान लिया कि नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 5वां हमारा जो लाइव प्रेफरेंस है
वो हमारा बेंगलुरु था और 5वां लाइव प्रेफरेंस ही हमें प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ छठा हमारा नासिक था, 7वां पुणे हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, बालासोर, दिल्ली, हल्द्वानी, अमरनाथ हो गया, जगदलपुर हो गया, कोची हो गया, तेजपुर हो गया, लेह हो गया। तो दोस्तों उस समय हमें जानकारी उतनी नहीं थी, बस हम सोचे थे कि चलो किसी तरह भर देते लाइव प्रेफरेंस, इसका उतना मतलब है नहीं। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई तब मुझे पता चला कि अगर मान लिया कि हमारा जो नज़दीक था हमारे घर से, उसको अगर पहले देते तो हमारा शायद इसमें पोस्टिंग हो सकता था। जैसे यहाँ पर हमने एक गलती किया कि यहाँ पर 5वां में बेंगलुरु को दे दिया, जो हमें अभी मिला हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम पूना में जो लैब है, जो हमारे एक तरह से बिहार से काफ़ी नज़दीक है, पूना में हो गया, नासिक हो गया, उसके बाद विशाखापट्टनम भी काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि तेजपुर हो गया, जो असम में पड़ता है ये भी एक तरह से नज़दीक है। साथ ही साथ हल्द्वानी हो गया, उत्तराखंड में है। उसके बाद यहाँ पर और भी नासिक, पुणे, जोधपुर हो गया, हालांकि वो तो दिया ही था। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव प्रेफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लाइव प्रेफरेंस को अच्छा से फिल कीजिए। मेरी थोड़ा गला है जो बच गया है, थोड़ा पानी चेंज होने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो लाइव प्रेफरेंस होता है एक तरह से काफ़ी मायने रखता है आपको पोस्टिंग में, आपको अच्छी तरह से फिल करना है। अगर आपने किसी तरह की गलती कर दिया है तो उसको एडिट करके लाइव प्रेफरेंस दोबारा दे सकते हैं। यहाँ अभी 15-16 लाइव आपको ऑप्शन में आ रहा है, ऑलरेडी हमने बता दिया है कि कैसे लाइव प्रेफरेंस देना है। अगर आपको गलती करते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग लाइव प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप नज़दीक वाला को पहले रखते हैं, अगर वहाँ वैकेंसी खाली है, आपकी मेरिट में स्कोर अच्छी है CBT 2 में, तो आपको प्रेफरेंस पहले मिल जाएगा। जैसे क्या होता है यहाँ पर कि लाइव प्रेफरेंस में पहला मायने रखता है कि CBT 2 में जो आपका स्कोर हो गया उस पर होता है पहला। दूसरा है कि लाइव प्रेफरेंस दिया है उसमें वैकेंसी कितनी खाली है उस पर होता है। तीसरा होता है कि ब्रांच कौन सा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए अवेलेबल है या है नहीं। तो ये 3-4 फैक्टर होता है, उस पर डिसाइड होता है स्कोर के आधार पर, वैकेंसी के आधार पर और ब्रांच के आधार पर। चौथा हो गया कि आपके लाइव प्रेफरेंस के आधार पर। अगर आपने कहा CBT 2 में स्कोर अच्छा है, वैकेंसी भी अच्छी थी, ब्रांच भी ठीक है उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन आपने लाइव प्रेफरेंस सही से नहीं दिया, तो वहाँ पर आपको लाइव जो नहीं मिलेगा नज़दीक वाला। तो ये आपको एक तरह से ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि CBT 1 का जो हमारा एक तरह से एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन CBT 2 का हमारा एडमिट कार्ड मिला। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ये हमारा नाम हो गया। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो डेट था 12 जनवरी 2023 था। जो पहला जो एग्ज़ाम लिया गया था CBT 1 के पहले बात कर लेते हैं कि वो कब था। तो वो 12 नवंबर 2022 को मेरा CBT 1 एग्ज़ाम होता है। 12 से 15 के बीच में चला था, लेकिन मेरा पहला दिन ही एग्ज़ाम था। तो 12 नवंबर का मेरा जो पहला CBT 1 एग्ज़ाम को लिया गया था, CBT 1 लिया गया था। और एक तरह से जो CBT 2 भी हुआ था एक तरह से 12 तारीख को ही हुआ था, लेकिन ये 12 जनवरी को हुआ था। तो ये हमारा CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था। CBT 2 और जो सेंटर था मेरा पटना में ही दिया था, क्योंकि सेंटर हर जगह अवेलेबल रहता है। और वही CBT 2 में देख सकते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, ये सारी डिटेल दिया गया है। तो CBT 1 मेरा नवंबर में हुआ, CBT 2 हमारा जनवरी में हो गया। जो मकर संक्रांति होती है उससे 2 दिन पहले हुआ था, ये मुझे पूरा याद है और प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। ये हमारा CBT 1 2 का हो गया। अब रिजल्ट के बारे में दिखाना चाहेंगे कि रिजल्ट एक तरह से कब आया था और कितना आया था। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो OBC से हम आते हैं और STB की पोस्ट के लिए हम थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें मेरा जो स्कोर आया था 99.051 आया था। ये परसेंटाइल स्कोर होता है। इसमें अगर आप सेलेक्टर रहेंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 2 मैंने CBT 2 के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर क्लिक है 2 कट ऑफ स्कोर के लिए। तो ये हमारा CBT 1 का रिजल्ट आ गया था। ज़्यादा नहीं, CBT 1 के जो 12 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था, तो नवंबर दिसंबर में हमारा रिजल्ट आ गया था, तो 15 से 20 दिन के बीच में। अब यहाँ CBT 2 के देखते हैं रिजल्ट के बारे में कि हमारा OBC कैटेगरी हो गया STB के लिए मैकेनिकल। तो उस समय मेरा जो कटअप जो स्कोर हुआ था 97.37 परसेंटाइल गया था। तो इसका जो कटअप था काफ़ी एक तरह से CBT 2 का कटअप कम जाता है, 95 जनरल का कटअप गया था। मेरा एक तरह से 94 के आसपास था। और जो CBT 1 था उसका जो कटअप गया था ज़्यादा गया था, 99 गया था जनरल के लिए, 98 गया था OBC के लिए, मेरा 99.05 था। तो ये हमारा CBT 1 CBT 2 हो गया।
एक मेरा दोस्त था उस समय, वो काफ़ी एक तरह से निराश हुआ था। अगर बेचारा जो CBT 2 में इतना नंबर लाने के बाद देखते हैं कि 97.0966 लाने के बाद भी एक मेरा फ्रेंड था ITI फिटर से था, उसको नहीं हुआ था। देख सकते हैं फिटर टेक्नीशियन के लिए फिल किया था। CBT 1 में कॉल जाती है एक तरह से। उस समय क्या था कि CBT 1 एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद क्या होता था टेस्ट होता था। तो एक ही कहिए कि CBT 1 का ही था। और उस समय टेक्निकल क्या था और प्लस नॉन टेक दोनों एक साथ था। तो उनका जो स्कोर था 97 आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनका जो कटअप गया था 99 गया था। और चूँकि UR से थे तो UR में चूँकि कटअप 99 गया था, उनको नहीं हुआ था, 97% ही आया था। तो दोस्तों यहाँ देखें कि कटअप जो CBT 1 का होता है जो काफ़ी ज़्यादा जाता है। इस बार तो टेक्नीशियन के लिए भी CBT 1 और CBT 2 हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बार नेगेटिव है तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, कटअप उतना नहीं ज़्यादा जाएगा क्योंकि उस समय नेगेटिव नहीं था। लोग अगर अनुमान से भी मार देते थे तो कुछ लोग का सही हो जाता था, लेकिन इस बार अनुमान नहीं चलेगा। इस बार पूरा आपको एक तरह से जानकारी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि हाँ हमारा ये सही है, नहीं तो आपको नेगेटिव ही ज़्यादा एक तरह से नंबर को डाउन करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो एग्ज़ाम हो गया था 12 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया था। और 12 जनवरी के एग्ज़ाम होने के बाद फरवरी तक हमारा रिजल्ट आ चुका था CBT 2 के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी के जो हाफ मिड फरवरी था उसमें हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था और ज्वाइनिंग भी कब दिया था। तो जो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आप हमको सबसे पहले ऑनलाइन मिला था, उसके बाद ऑफलाइन आया था, तो लेट से आया था। तो हमने कॉल करके पूछा था DRDO में जो हमारा लैब है उसमें, तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मेल पाया है उसको आप लेकर आ जाइए, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था मेल पर 15 मार्च को आ गया था। 15 मार्च को ज्वाइनिंग आ गया था। 12 जनवरी को हमारा सेकंड पेपर हुआ था। फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद 15 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर आ गया और 5 से 6 दिन में हमने जाके ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों हमने ज्वाइन में एक तरह से ज़्यादा लेट नहीं किया। इसका हमारा क्या एडवांटेज रहा उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या क्या रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला एडवांटेज तो रहा कि हमको क्वार्टर जल्दी मिल गया, क्योंकि हमने ज्वाइन किया था मंडे को ज्वाइन कर लिया था। हमारा 15 मार्च को लेटर आ गया था, मंडे ज्वाइन किया था हमने जाकर। तो हमारा जो क्वार्टर मिल गया था 10 अप्रैल को क्वार्टर मिल गया था, क्योंकि हमने मार्च में ज्वाइन किया। मार्च में ज्वाइन करने के बाद हमको अप्रैल में 10 अप्रैल को क्वार्टर भी मिल गया। ज़्यादा दिन हमको वेट नहीं करना पड़ा। तब तक हम DRDO की जो गेस्ट हाउस होती है ना, वहाँ पर हमने स्टे किया था। काफ़ी लोग स्टे कर रहे थे। हर टाउनशिप में DRDO गेस्ट हाउस होती है, NGO टाइप का होता है NGO, उसमें रहने खाने पूरा फैसिलिटी होती है। खाने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन रहने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। पैसा वहाँ भी लगता है 30-40 लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आपको अच्छा फैसिलिटी मिलती है। AC वाला रूम मिलता है, प्रॉपर वहाँ पर फैसिलिटी होती है। तो यहाँ 10 अप्रैल को मेरा क्वार्टर मिल गया था लगभग। अब कह सकते हैं कि हमको 20 दिन बाद क्वार्टर मिल चुका था। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारा लोगों को उस समय मिला था। मेरा नाम यहाँ है ललन कुमार STB। उस समय मुझे B टाइप क्वार्टर मिला था। B टाइप क्वार्टर के लिए एलिजिबल होते हैं जो टेक्नीशियन जो A होते हैं, एलिजिबल होते हैं। हम लोग जो STB होते हैं जो C टाइप क्वार्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि क्वार्टर अवेलेबल नहीं था C टाइप। तो जब क्वार्टर C टाइप अवेलेबल नहीं था तो उस समय हमको B टाइप मिल गया। अगर B टाइप भी अवेलेबल नहीं रहता तो उस समय A टाइप क्वार्टर मिलता है। A टाइप में क्या होता है कि एक रूम होता है, बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, एक बाकी चीज़ें होती है, किचन बाथरूम होता है। उसी तरह B टाइप में भी क्या होता है, टोटल 3 रूम होता है, 2 बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, बाकी बालकनी होता है, किचन होता है, बाकी लेटरिन बाथरूम सारे अटैच रहते हैं। बस BC में सेम ही रहता है, बट C में क्या रहता है कि रूम का जो साइज़ रहता है ना काफ़ी बड़ा रहता है। काफ़ी बड़ा मतलब कि ज़्यादा नहीं, इसमें 7-8, इसमें 10-16, इससे थोड़ा रहता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रहता है। बट रूम दोनों में BC में सेम रहता है। C में 3 रूम होते हैं, टोटल 3 रूम होता है, जिसमें 2 बेडरूम हो गया, एक हॉल हो गया, बालकनी हो गया, किचन लेटरिन बाथरूम सारे चीज़ होते हैं। तो जो हमारा जो B टाइप क्वार्टर मिला था 10 अप्रैल को मिला था। उसके बाद हमको C टाइप क्वार्टर कब मिला, तो देख सकते हैं दोस्तों 1 अप्रैल को हमारा, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल तो यहाँ एक तरह से ज़्यादा लेट नहीं हुआ 10 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कितना हमारा लेट हुआ था। तो 10 अप्रैल को हमारा 2023 में मिला था। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो B टाइप क्वार्टर मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 में मिला था।
लेकिन हमारा जो सी टाइप क्वार्टर मिलता है 1 अप्रैल 2024 को मिलता है। तो चूँकि अब लेवल जब तक नहीं रहेगा आपको एक तरह से नहीं अलाउड किया जाता है। जब आपको अवेलेबल हो जाता है सी टाइप तो आपको अलाउड कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहती है, जितना जितना जल्दी आपको ज्वाइनिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको सेनियरिटी तय होता है। सेनियरिटी लिस्ट आती है, मतलब कि जैसे क्या है कि हमारा ज्वाइनिंग मान लें कि हमने ज्वाइन कर लिया 21 मार्च को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो 21 मार्च को ज्वाइन किया, किसी ने 25 मार्च को ज्वाइन किया, फिर किसी ने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया। तो 21 मार्च वाले लोग जितने हैं उनकी सेनियरिटी हाई हो जाएगी। अब 21 मार्च वाला जितना लोग ज्वाइन किया उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग सेनियरिटी डिसाइड होता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ जितना एक तरह से ज़्यादा ओल्ड होता है, कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा एज रहेगा उसकी सेनियरिटी उस ऊपर जाएगी। और दूसरा है कि डेट वाइज, अगर किसी ने 22 को ज्वाइन किया है और डेट ऑफ बर्थ भले ही उसकी एज ज़्यादा है लेकिन वो सेनियरिटी में 21 वाला से हमेशा नीचे आएगा। अगर 23-25 को ही ज्वाइन किया तो उसकी सेनियरिटी और नीचे जाएगी, 1 अप्रैल वाली सेनियरिटी और नीचे जाएगी। तो जितनी अच्छी सेनियरिटी आपकी होगी उतना जल्दी आपको क्वार्टर मिलेगा, जल्दी क्वार्टर अलाउड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका ये भी होता है, तो ये जो सेनियरिटी बनती है तो प्रमोशन में भी मायने रखता है। अगर आपको वहाँ पर जो इंटरनल इंटरव्यू हो गया, असेसमेंट अपार का नंबर है लगभग बराबर है, या मान लीजिए कि पोस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग फिर सेनियरिटी देखा जाता है कि इस एम्प्लॉय का सेनियरिटी कितना है, कितना पोजीशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन डिसाइड किया जाता है। तो सेनियरिटी एक तरह से पहले ज्वाइनिंग करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, आपको जल्दी क्वार्टर मिल जाती है और साथ ही साथ प्रमोशन में भी फ़ायदा करता है। यहाँ देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को हमको सी टाइप क्वार्टर मिला था। तो सी टाइप जो लिखा रहता है, सी मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो ये सी बिल्डिंग नेम होता है, सी टाइप क्वार्टर हो गया बाई 20 एक तरह से 16 हो गया। तो ये 16 होता है जो क्वार्टर नंबर होता है, ये 10 होता है जो बिल्डिंग नंबर होता है। अगर बी टाइप को आता है तो बी ऐसे लिख रहा था B15/14, तो बी बिल्डिंग हो गया 15, बी बिल्डिंग टाइप हो गया 15, बिल्डिंग नंबर हो गया 14, हमारा क्या हो गया क्वार्टर नंबर हो गया, ऐसा रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि आपको जो सितंबर 11 जो है इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, CBT 1 का कब होगा, CBT 2 का कब होगा, आपका DV कब तक होने का चांस है, ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो सितंबर 10 था उस समय, तो सितंबर 10 में जो जो क्रूशियल डेट रखा गया था 3 सितंबर रखा गया था। तो 3 सितंबर रखा गया था। उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर को हुआ था। मेरा एग्ज़ाम 12 नवंबर को हो गया था 2022 को, और बाकी 12 से 15 नवंबर तक चला था एग्ज़ाम। तो लगभग 3 सितंबर से और 12 नवंबर तक का जो एक तरह से समय आता है 1.5 मंथ के आसपास आता है। एक तरह से 50 डे कह सकते हैं, टोटल एक्यूरेट आता है। तो इसको हमने 1.5 मंथ लिखा है। तो CBT 1 होने में 1.5 मंथ लेता है। वही CBT 2 की बात करते तो 12 जनवरी के था। तो 12 जनवरी से जो एग्ज़ाम था, तो यहाँ CBT 1 से जो 12 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक का जो एक तरह से पीरियड है, जो टाइम है 2 मंथ का है। तो CBT 1 और CBT 2 में 2 मंथ का गैप दिया है। उसका जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 4 फरवरी से बुलाया गया था कि आप आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि 10 से 12 दिन में रिजल्ट आ गया था CBT 2 का, और तुरंत एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए बुला लिया गया था। साथ ही साथ जब ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो एक तरह से 13 मार्च से ज्वाइनिंग एक तरह से सबको आने लगा था। मेरा 15 मार्च को आया था, लेकिन कुछ लोग का 13 मार्च से ही एक तरह से आने लगा था। वही दोस्तों हम देखते हैं कि टेक्नीशियन लोगों के देखते हैं कि उनका एक तरह से CBT 1 एग्ज़ाम आया, और कब हुआ था, क्योंकि उनका तो उस समय CBT 1 होता था, उसके बाद ये क्या था, ट्रेड टेस्ट होता था, ट्रेड टेस्ट। तो CBT 1 जो लिया गया था 3.5 मंथ बाद लिया गया था, क्योंकि पहले STV के लिए एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद क्या है CBT 2 एग्ज़ाम लिया गया 12 जनवरी तक। तो 12 जनवरी तक एग्ज़ाम चला था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 12 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था CBT 2 का STV के लिए, लेकिन वही जो इनका जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन A के लिए 6 जनवरी से 10 जनवरी तक था। तो कहने का मतलब है कि जो 3 सितंबर जो लास्ट डेट अब क्रूशियल डेट था, वहाँ से 3.5 मंथ बाद CBT 1 का एग्ज़ाम एक तरह से हुआ था टेक्नीशियन A के लिए। तो STV और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम एक साथ नहीं लिया गया था पिछला टाइम, और इस बार भी उम्मीद यही है कि साथ में नहीं लिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा। तो 1.5 मंथ STV के लिए लिया गया था और 3.5 मंथ टेक्नीशियन लोगों के लिए लिया गया था। वही देखते हैं कि ट्रेड टेस्ट कब हुआ था। तो मैं जब ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर,
तो ज्वाइनिंग के बाद हमने देखा था कि मेरा एक भाई था, चचरा भाई, उसका जो टेस्ट दिया था बेंगलुरु में, हमारे लैब में ही एक तरह से दिया था, बगल का लैब में। तो उस समय ज्वाइनिंग के बाद वहाँ हम जब रह रहे थे तो 2.5 एक तरह से मंथ हो चुका था। तो इस डेट से इस डेट के लिए देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम जनवरी में ले रहा है, तो टेस्ट के लिए 2.5 मंथ बाद बुलाया गया था। तो ये हो गया एक तरह से टेस्ट। उसके बाद उधर डीवी के लिए उन लोगों को कब बुलाया गया था, तो 15 अप्रैल तक से एक तरह से डीवी के लिए बुलाया गया था। साथ ही साथ ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग मार्च से एक तरह से अप्रैल तक चला था, और टेक्नीशियन लोगों की ज्वाइनिंग थे जो 2 मई से स्टार्ट हो गया था। तो ये था एक तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखे कि एस की कब CBT 1 हुआ, 2 कब हुआ, डीवी कब हुआ, ज्वाइनिंग कब हुआ। उस तरह जो टेक्नीशियन लोगों के लिए कब CBT 1 हुआ, कब टेस्ट हुआ, कब उनकी डीवी हुआ और ज्वाइनिंग हुआ। अब इसी आधार पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो सेप्टेम्बर 11 है उसमें कब आपको एग्ज़ाम होने वाला है CBT 1 का, CBT 2 का, और कब एक तरह से डीवी और ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो क्रूशियल डेट है सेप्टेम्बर 11 की 1 जनवरी, यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 है। तो 1/1/26 है, ये हमारा क्रूशियल डेट है। तो यहाँ से हम क्या है 1.5 मंथ लास्ट टाइम लिया था, तो हम देख लेते हैं कि 1.5 से 2 मंथ से ज़्यादा एक तरह से आपको टाइम नहीं देगा। तो जनवरी से जोड़ लीजिए फरवरी मार्च, तो कहने का मतलब है कि आपको मार्च एंड तक एग्ज़ाम CBT 1 होने का चांस है। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि जो टेक्नीशियन लोगों के भी CBT 1 CBT 2 है, तो उनका भी एक तरह से एग्ज़ाम जो होने वाला है, यहाँ देखते हैं कि 3.5 मंथ लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी से जोड़ लीजिए फरवरी, मार्च हो गया ऐसे ही, तो मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल मई, यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 मंथ का डिफरेंस है। तो मतलब है कि अगर मार्च में इनका एग्ज़ाम होता है STV के लिए, तो आपको एग्ज़ाम कब होगा टेक्नीशियन 1 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च अप्रैल मई के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन 1 के लिए। उस तरह हम देखते हैं कि CBT 2 कब होगा, तो CBT 2 में जो टाइम लेता है जो CBT 1 से 2 मंथ लेता है अबाउटली। तो इनका अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो कब एग्ज़ाम होगा, तो हम देखे थे यहाँ की जो CBT 1 जो हो रहा था टेक्नीशियन लोगों के लिए CBT 2 से पहले लिया जा रहा था 12 जनवरी तो पहले लिया जा रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ जो होने वाला है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होगा लगभग गेसेट डेट है, तो यहाँ जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा STV के लिए लगभग जून में होगा, मई के बाद जून के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है CBT 2 का। उसी तरह देखते हैं कि इनका जो टेस्ट है जो लिया गया था 2.5 मंथ बाद लिया गया था। अब चूँकि उस समय तो टेस्ट था, लेकिन यहाँ है कि टेक्नीशियन लोग के लिए भी CBT 2 एग्ज़ाम होगा, तो इनका कब होगा। तो एक तरह से एग्ज़ाम जो होने वाला है लगभग 2 मंथ का तो गैप मिलेगा ही, क्योंकि हमेशा एक तरह से देख सकते हैं कि जो गैप है लगभग, जो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो गैप है 0.5 मंथ का है, यहाँ गैप कितना है, तो यहाँ भी जो गैप है लगभग जो 2 मंथ का गैप है ही। तो यहाँ जून में अगर एग्ज़ाम ले लेता है CBT 2, तो टेक्नीशियन लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई एक तरह से अगस्त तक मान लीजिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा CBT 2 का। उसी तरह अगर ज्वाइनिंग की बात करते हैं, तो जब एग्ज़ाम हो जाती है CBT 2, तो ज़्यादा एक तरह से टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अभी यहाँ क्या है कि 7 दिन में आपको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट देने के बाद 7 दिन में रिजल्ट देने के बाद जो आंसर की होता है, तो 15 से 20 दिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जून हो गया, जुलाई, तो यहाँ जुलाई तक हो सकता है कि रिजल्ट मिल जाए, डीवी के लिए बुला ले जुलाई तक। वही बात करते हैं अगर ज्वाइनिंग की तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एक तरह से ज्वाइनिंग हो सकती है STV के लिए। वही बात करते हैं इनके लिए, तो इसी के आसपास होने वाला है। जुलाई हो गया, तो यहाँ पर डीवी जो इनका होगी थोड़ा इसके बाद ही होता है, तो यहाँ अगस्त तक जा सकता है इनका डीवी। और यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 ले लेता है, तो यहाँ अक्टूबर है, तो ये नवंबर से दिसंबर तक टेक्नीशियन के लिए एक तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं कि आपको जो CBT 1 का एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा STV के लिए, और जो CBT 2 जून तक हो जाएगा। उसी तरह जो टेक्नीशियन के लिए मई तक एग्ज़ाम हो सकता है, एक तरह से एक्सपेक्टेड डेट है। साथ ही साथ जो CBT 2 होगा टेक्नीशियन का अगस्त तक। तो जो ज्वाइनिंग एक तरह से मिल रहा है, एक तरह से देख सकते हैं कि अक्टूबर तक ज्वाइनिंग STV का चांस है, और नवंबर से दिसंबर तक ज्वाइनिंग का चांस है
टेक्नीशियन लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेड डेट। तो आप लोग एक तरह से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम एक तरह से DRDO है जो जल्द ही लेगा, और इस बार जो एग्ज़ाम है हो सकता है TCS को दे, या देखिए कि कौन एग्ज़ाम देता है। IBPS भी ले सकता है, क्योंकि इस बार आंसर की भी पब्लिश करेगा। और साथ ही साथ जो सेक्शन वाइज रहने वाला है, जो मैथ है, जो इसके लिए टाइम डिफाइन रहेगा, उसी के अंदर आपको बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो लॉक हो जाएगा, और उसमें आप एक तरह से फिर से उसको बना नहीं सकते हैं। तो इस बार टाइम बेस्ड सेक्शन होने वाला है। सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, मैथ का अलग सेक्शन आएगा, साइंस का आएगा, रीजनिंग का आएगा, इंग्लिश का आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर कि एक्सपेक्टेड डेट था। साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग के जो देती है, आप जितना जल्दी ज्वाइनिंग करते हैं उसको आपको एक तरह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, और करेक्शन डेट कब से कब होने वाला है, तो यहाँ हमने सब डिस्कस कर दिया है। तो इसको अब ध्यान में रखते हुए जो करेक्शन करना है करेक्शन कीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम जल्द ही मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।